संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जमुना सत सलाम अलैकुम साथियों। वायसो मानवता टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह जैसे साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमने हफ्ते में हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जागो मूल निवासी जागो। इससे पहले हम बात करने से पहले आप हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल उसको भी लाइक करें। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं किताब के ऊपर, जो एक किताब का नाम है जागो मूल निवासी जागरण संवाद। और इसमें हम बात कर रहे हैं, हमने 34 पार्ट इसमें पूरे कर चुके हैं। तो आज 35वें पार्ट हम बात करेंगे। और इसमें क्या लिखा है, तो इसमें निजीकरण और ऋण जाल में भारत, मतलब निजीकरण के उसमें जो आज जो चल रहा है निजीकरण, ये किताब जब लिखी थी उन्होंने, उस वक्त ये इन्होंने अंदाजा लगा दिया था। लेकिन वो चीज़ आज हम देख रहे हैं कि निजीकरण सब कुछ चार तरफ चल रहा है। तो इसमें बात करेंगे निजीकरण में। पहले सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन। तो इसमें लिखा शुरू में इन्होंने, इन बिंदुओं को ध्यान से क्रमवार समझे। सार्वजनिक क्षेत्र का विकास जनता के धन से हुआ, अतः वही इसके मालिक हैं। निजी हाथों में सौंपना निजीकरण वह और सरकार द्वारा बिक्री प्रक्रिया विनिवेश है। सार्वजनिक संपत्ति कुछ निजी हाथों में सौंपने का षड्यंत्र निजीकरण विनिवेश है। जनता को विकास में लिए सर्वेक्षण बिना यह हो रहा है जो विश्वासघात है। बॉम्बे प्लान में 1940 के षड्यंत्र के अनुसार ही निजीकरण व विनिवेश किया जा रहा है। इसमें देश विदेशी पूंजीपतियों, मनवादी नेता, उद्योगपति व अफसरों को लाभ हुआ। बिक्री का आधार बाजार मूल्य नहीं, लेखा मूल्य बुक वैल्यू बनाया, जिससे घाटा हुआ। अब मनवादी नेताओं, पूंजीवादियों व अफसरों की मिली भगत से नीलामी मूल्य कम रहे। तो बहुत सारे पॉइंट बताए इन्होंने कि इसमें वो ध्यान देने वाली बात है कि बहुत डीपली किताब लिखी है। आइए, भारत की नीलामी में 90% छूट लीजिए, यानी कि मोहन भागवत का तस्वीर दिखा रखी इसमें। और लूट विदेशी आकाओं इसके इशारे पर वे विनिवेश के नाम पर भारत के संसाधनों की नीलामी पर मनवादी नेताओं ने दलाली का व भ्रष्टाचार में खूब भारी कमाई की, जो खुल रही है। विनिवेश के नाम पर लूट कर लाभ हमसे, लाभ उनको, मतलब कर तो इनसे, लाभ उनको दूसरों को। फिर सावधान, इस बंदर बांट की सूची बहुत लंबी है, सतह लंबी होती जा रही है, अभी जारी है। तो विनिवेश की प्रक्रिया व इतिहास। 1996 में विनिवेश आयोग संसद में चर्चा से नहीं, बल्कि अधिशासी आदेश से 3 वर्ष की अवधि के लिए बना। इसका कार्यालय बाद में 2004 तक बढ़ाया गया। इसमें इनसे 58 इकाइयों के विनिवेश का अध्ययन अनुशंसा का कार्य किया। 1999 में अलग विनिवेश मंत्रालय बना, जो 2004 में वित्त मंत्रालय में सम्मानित कर विनिवेश विभाग बना। और 1991 से 2011 के बीच विनिवेश से 100,265 करोड़ की प्राप्ति हुई, जबकि वास्तविक बाजार मूल्य में 12 लाख करोड़ से ऊपर आंका लगा गया। 59 इकाइयों का आंशिक विनिवेश हुआ। 2004 से 31 की 2004 से में 31 की रणनीति बिक्री हुई। 35 अन्य का निजीकरण हुआ। प्रबंध सौंपने व लीज देने पर भी कार्य हुआ।
विनिवेश का कार्य जारी है, वह शेष बचे संसाधनों को लुटाने की तैयारी है, किंतु हम इस लूट से बेखबर हैं। देखो, आज भी बहुत कुछ चल रहा है। आप जानते हैं कि शिक्षा निजीकरण बढ़ रही है, बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो लोगों के समझ से बाहर है। तो पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है और इसमें सभी को सावधान होने की ज़रूरत है। ONGC ने अपनी खोजी बहुमूल्य तेल खरीदने पर मात्र 1240 करोड़ में बेच दी। टाटा को USNL ने 1500 करोड़ में अपना 25% अंश बेचा, जिस अंश की वार्षिक आय ही 1100 करोड़ है। डालमिया के हाथों में 300 करोड़ मूल्य की कंपनियां मात्र 26 करोड़ में दी गई। मॉडर्न फूड कंपनी के 75% अंश मात्र 105 करोड़ में हिंदुस्तान लीवर को बेचे गए, जबकि दिल्ली में उसकी ज़मीन ही 200 करोड़ से अधिक की है 2000 करोड़ से अधिक की है। 2400 करोड़ की कंपनी जिससे बैंक खाते में 14 करोड़ थे, मात्र 18 करोड़ में दी गई। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब जो इतनी डीपली जानकारी इकट्ठी की है इन लोगों ने, तो ये बहुत मतलब इतना कुछ नुकसान हो रहा है देश का, लेकिन हम सो रहे हैं पड़े, हम देख नहीं रहे क्या हो रहा चारों तरफ। बुनियादी ढांचा व प्राकृतिक संसाधन। सरकारी उद्योगों के साथ ही अब देश के विभिन्न क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे जैसे ऊर्जा, फोन आदि और प्राकृतिक संसाधनों जैसे खदान, वन, नदी, भूमि आदि को निजीकरण के बहाने पूंजीपतियों को कोड़ी मोल बेचा जा रहा है। हमारा भविष्य निजीकरण के बाद पर स्वामित्व देश सरकार व नागरिकों का नहीं हो, बल्कि चंद पूंजीपतियों का हो जाएगा और हम केवल उनके किराएदार, कर्जदार, उपभोक्ता व कर्जदाता बनकर रह जाएंगे, अर्थात उनके आर्थिक गुलाम बन। तो साथियों, बहुत कुछ चल रहा है, तो सावधानी ही कह रहे हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये आपने कहावत सुनी होगी। अभी यहाँ पर भी अगर आप नहीं जागे तो इस समय हमेशा लिए सुहाने के चक्कर में लगे हैं। तो ये चोर हैं, लुटेरे हैं, लूट रहे हैं लोगों को। शिक्षा का निजीकरण सरकार का कर्तव्य है। सर्व शिक्षा व स्तरीय शिक्षा, इसके निजीकरण से तह गरीब मूल निवासियों से दूर होती जा रही है। शिक्षा से हमें वंचित करने का प्राचीन मनवादी षड्यंत्र निजीकरण से हो रहा है। यानी कि निजीकरण जो चल रहा है, प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, ये बिल्कुल सही बात है इनकी कि उसको जो सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं और जो निजीकरण की मतलब क्या आगे जो गरीब बच्चे पढ़ेंगे नहीं। स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण, सरकार का कर्तव्य है जन स्वास्थ्य सेवाएं। सरकार का इन क्षेत्रों में हाथ खींचने व इसके निजीकरण को बढ़ाने से सर्वाधिक प्रभावित गरीब मूल निवासी हुए निजी अस्पताल व नर्सिंग होम लूटने व ठगने के अड्डे हैं। श्रम का, जैसे आजकल जो चल रहा है ना, लोगों को काट रहे हैं, लोगों के जिंदे लोगों के जो है वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम जिंदे लोगों कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा, वीडियो बहुत सारी फेसबुक घूम रही है। श्रम का निजीकरण सरकार का कर्तव्य है। रोजगार उत्पन्न करना व श्रम के शोषण का रोकना सरकार इससे भाग रही है। निजीकरण से रोजगार के अवसर घटे व श्रम शोषण बढ़ा। सरकार नियमित भर्ती न करके संविदाकर्मी नियुक्तियां करती है। श्रम ठेकेदारों के माध्यम से कार्य करवाती है। श्रम को उचित पारिश्रमिक नहीं मिल रहा। पेंशन समाप्त की जा रही है। पूंजीपति सरकार व श्रम ठेकेदार मिलकर श्रमिकों का शोषण करते हैं। कंपनियां श्रम शोषण से लाभ कमाती हैं।
तो भ्रम ऋण जाल में भारत, तो ऋण जाल के अंदर भारत फंस चुका है। अभी देख रहे हैं कि कहीं कहीं से करोड़ रुपए ने ठगे हैं लोगों से, और आने वाला वक्त में इसका खुलासा होगा। तो अभी क्या है ये, वो 2000 मेरे ख्याल से 8 की किताब लिखी है, 7/12 की है। उस वक्त क्या लिखा है इन्होंने, ऋण जाल में भारत। 15 अगस्त 1947 को भारतीय मुद्रा 1 रुपया मूल्य, एक मूल्यवान मुद्रा थी, 1 रुपया था। 15 अगस्त 1947 को भारत एक ऋण मुक्त देश था। 1 अमेरिकन डॉलर, 1 ब्रिटिश पाउंड, 1 फ्रांसीसी, 1 जर्मन मार्क के कारण ऋण वस्तु मुक्त, मतलब उस वक्त 1 रुपया ही था, जैसा उस वक्त ऋण मुक्त था भारत। ऋण जो इंग्लैंड पर था, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारत से इंग्लैंड ने 1732 करोड़ पाउंड ऋण लिया था। यानी कि 1732 करोड़ पाउंड ऋण लिया था भारत से, इस वचन पर कि भारत से जाते समय ऋण चुकाते जाएंगे। 15 अगस्त 1947 को वे चले गए, पर ऋण ना चुकाया। 1952 में संसद में ये मैं इसके बारे में मुझे भी जानकारी थी, जो इतना धन दौलत ऋण उसको दिया गया और उन्होंने वापस नहीं किया अंग्रेज़ों ने। संसद में ये बात उठाई जो तो अंग्रेज भगत नेहरू ने, यानी कि अंग्रेज नेहरू का भगत, जो अंग्रेजों का भगत यानी कि अंग्रेजों का भगत नेहरू था, इसने क्या बोला, ने उदारता का पाठ पढ़ाया। कहा कि मधुर संबंधों के लिए ऋण भूल जाओ, वह कौन होता था ऋण छोड़ने वाला, यह आज तक अधेय है। यानी कि ये जो एक जो नेहरू था, ये नेहरू की बात बताई इन्होंने। तो ऐसे ऐसे लोग जो बैठे हैं दुनिया के अंदर, जो चापलूसी कहते हैं, राजश्री वो क्या नाम उसका, एक लड़का है जो राजीव, वो उसको बोलता है कि मतलब पता नहीं क्या क्या बोलता है इसके बारे में, लेकिन हम तो उसको इतना कहते हैं कि चापलूस था अंग्रेजों का। ऋण जाल व ऋण दुष्कर्म, जब कोई अपनी क्षमता से इतना ऋण अधिक ऋण ले कि चुकाना संभव ही नहीं हो, किस्त तो दूर ब्याज के लिए ऋण लेना पड़े। ऋण जाल में गरीब देशों व उनके नागरिकों को पश्चिम देशों में बैठे चंद निजी बैठकर इन देशों के शासकों के माध्यम से फंसाते हैं। विकसित पश्चिमी देश पहले से ही निजी बैंकरों के चुंगल में फंसकर आध्यात्मिक ऋणग्रस्त हैं। आज हम अपने धूर्त नेताओं के कारण पश्चिमी निजी बैंकरों के ऋण जाल में फंस गए, यानी कि उस वक्त भी फंसे थे, आज तो बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं। कानून 1991 तक केवल केंद्र सरकार विदेशी से ऋण लेने का अधिकृत थी, विदेशों से वह ऋण लेकर पूरे देश में बांटती। अंतर्राष्ट्रीय बैंकरों के दबाव में 1991 में राज्य सरकार को सीधे विदेशों से ऋण लेने की छूट मिली। 1996 में नगर निवेश निगमों व 2004 में ग्राम पंचायतों को कर्नाटका के उडुपी जिले की ग्राम पंचायत पुत्तू ने 2005 में ग्राम पंचायत गगन रख पाइप लाइन बिछाने हेतु 60 करोड़ का विदेशी ऋण लिया, यानी कि उन्होंने भी 60 करोड़ का विदेशी ऋण लिया। देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ऋणदाता, मतलब ऋणदाता कौन कौन है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान संस्था, अतः मुद्रा कोष, अंत विकास संघ, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, IBRD। विदेशी कर्ज के आंकड़े अरब डॉलरों में। 1980 में 20.6 और 90 में कितना है कि 70.2 और 91 में 89.8 और 99 में 96.0.9 और 2004 में 1111.7 और 2006 में 132
और 10 में 261.5 और 11 में 32.6 इतना ऋण, इतना कर्जा इन लोगों ने, जो गुलाम बिजनेस, जो गुलाम लोग जो बैठे हैं राजनीति में, उनकी वजह से हुआ है कि चोर चक्के और डाकू लुटेरे राजनीति के अंदर बैठे हैं। इनकी वजह से सारा काम हुआ है। इनके पीछे ब्राह्मण जो बैठे हैं भूखे, उनको कभी पेट नहीं भरेगा, क्योंकि जो आदमी दूसरों को रोटी टुकड़ों पर पड़ता, कोई खुद सूखी रोटी नहीं खा सकता है। ये ऋण व इसका ब्याज बोझ हमारा बोझ है, जो हम पर आर्थिक गुलामी के लिए लादा गया है। भारत के पाँव में ऋण व ब्याज की बेड़ियाँ, भारत अमेरिका के पद चिन्हों पर ऋण में जन्म लेते हैं, ऋण में जीते हैं व ऋण में ही मरते हैं। यानी कि इतना इन निकम्मों और लुटेरों लोगों के कारण हुआ है जो राजनीति में बैठे हैं। ऋण लेने का इतिहास भी है। 1952 पहला ऋण पंचवर्षीय योजना, 1997 पंचवर्षीय योजना, 1962 में 2 ऋण पंचवर्षीय योजना, चीन युद्ध और पाक युद्ध पंचवर्षीय योजना 1967 में, 1971 में 2 ऋण पंचवर्षीय योजना। ये पंचवर्षीय योजना का पता नहीं क्या है। पाक युद्ध, फिर 1977 में, फिर 1982 में, फिर 1988 में भारत ने ऋण लिया। 1991 से भारत निरंतर ऋण ले रहा है। पहले तो हम विशेष प्रयोजन में लंबे अंतराल पर ऋण लेते थे, अब लगातार ऋण लेने व देश को ऋणग्रस्त व गुलाम बनाने की नीति है। ऋण लेने का उद्देश्य, मूल निवासी समाज, बिल्कुल ये जो पॉइंट बताया इन्होंने ये सही पॉइंट है। ऋण लेने का उद्देश्य, मूल निवासी समाज जब मनवादियों के नियंत्रण से बाहर होने लगा तो मनवादियों ने विदेशी शैतानों के साथ मिलकर भारत को ऋण जाल में जकड़ने का षड्यंत्र किया। इसमें मनवादियों को विदेशी शैतानों का लाभ व हित निहित है। इस कारण 1991 से ताबड़तोड़ व अचानक ऋण विदेशों से लिए गए। इससे पहले तो देश अपने संसाधनों से चल ही रहा था। ऋण जाल में मनवादी अपना वर्चस्व चाहते हैं। ऋण देने का उद्देश्य, पश्चिमी देशों में बैठे अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवादी वर्चस्ववादी शैतान केवल ब्याज लाभ के लिए ऋण नहीं देते। उनका प्राचीन सपना विश्व शासक का है, अपना प्रशासन व वर्चस्व बनाना व हमारी दास्ता कायम रखना उनका उद्देश्य है। अतः वे ऋण के साथ विभिन्न प्रकार की शर्तें थोपते हैं व अपनी विभिन्न नीतियाँ देश पर लागू करवाते हैं। यानी कि जो आज हम देख रहे हैं, मुझे लगता है पूरा कि जो कोरोना का जो चल रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं को ये शैतान शक्तियाँ बैठी हैं जो ऐसा चल रहा है। आने वाले वो वक्त में बात करेंगे ऋण का भंवर जाल व महंगाई क्यों, मतलब पार्ट 36 होगा तो उसमें बात करेंगे। तो हम बात करते हैं जब कि आज जो कोरोना चल रहा है भारत के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर चल रहा है, पूरे वर्ल्ड को गुलाम बनाना चाहते हैं शैतान लोग। लेकिन ये इतना है कि कुदरत के जब खेल चलते हैं तो सब का सब पलट जाता है। को गुरु साहब कहते हैं कि जल से थल कर, थल से कुआं, कूप से मेर करावे। ये तो कुत्ते की ज़िंदगी जी रहे हैं कि दूसरों टुकड़ों पर जीते हैं, दूसरों को मारने के चक्कर में जीते हैं। तो इंसान की ज़िंदगी नहीं, इंसान की ज़िंदगी वही है जो खुद जीता है, खुद दूसरों को जीना देता है। याद रखें कि इंसान वही होता है जो दूसरों को प्यार करते हैं, इंसान को प्यार करते हैं। जो दूसरों को गुलाम बनाने का काम करते हैं शैतान होते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड मिलते हैं। थैंक यू सबका। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।